Sir, then can you share this document? Sorry? Can you share again this document in the group, sir, WhatsApp group? The channel link or what? Group link? This group, this PDF, sir. Okay, I'll share it in the group. Okay. Okay, sir. The class. ओके सो हम जो है स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके सो यहाँ पे जो देखो जो हमने मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग जो हमने देखा था ना अभी, ये मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग जो है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने उसको जो है डिवाइड कर दिया है पॉलीमॉर्फिज्म में। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ लो कि अगर सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इज किसी चीज का स्टेट चेंज होना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके सो पॉलीमॉर्फिज्म देखो डेफिनेशंस देख लो। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ मैकेनिज्म फॉर गेटिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेम इंस्टेंस। सो हम सेम चीज का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यूज कर सकते हैं। जैसे हम ओवरराइडिंग में क्या कर रहे थे, ओवरराइडिंग में हमारे पास एक चाइल्ड पेरेंट क्लास के पास जो मेथड था, हम चाइल्ड क्लास में सेम मेथड यूज कर रहे थे लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, है ना। वो होंडा प्रिंट करा रहा था, ये कार मारुति प्रिंट करा रहा था। सो इंस्टेंस सेम है, चीजें सेम है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंट हो गया। सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा सा। सो आई थिंक ये तो सबने देखा ही होगा। एग्जांपल सॉलिड है, देन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग होंगी, लिक्विड होने के बाद प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, है ना। देन अगर वो गैसेस फॉर्म में हो गया देन उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो जाएंगी, लेकिन है तो ये सेम चीज ही। ओके सो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है। ओके सो वन इज स्टैटिक। याद रखना है हमेशा, ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं हमारे इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म वाले कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, ये याद रखना। ओके सो हमारे पास दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो यहाँ पे देखो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ओके सो एट द कंपाइल टाइम ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है, दैट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। एंड उसको अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग। ओके एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, वन इज कंपाइल टाइम एंड द अदर इज रन टाइम, या one is a early binding polymorphism and the second one is late binding polymorphism, yeah, the one is static polymorphism या the other is dynamic polymorphism. So हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए static polymorphism static होता है and compile time and early binding. So यहाँ पे static polymorphism में क्या होता है, static polymorphism में overloading वाला concept आता है। ओके सो हमारे पास जो है मेथड ओवरलोडिंग है। ओके हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा था, हमने कि नहीं देखा था? ओके एंड ये एक कॉन्सेप्ट है मेथड हाइडिंग। ओके ये कॉन्सेप्ट है मेथड हाइडिंग, वो हम देखेंगे इस पॉलीमॉर्फिज्म वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है सो ये पॉलीमॉर्फिज्म को और थोड़ा जो है एक्सपेंड करके जो कॉन्सेप्ट एक बढ़ा दिया मेथड हाइडिंग, वो हम इसमें देखेंगे। एंड इन द डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या देखेंगे, मेथड ओवरराइडिंग। ओके इसमें क्या देखेंगे हम, मेथड ओवरराइडिंग। सो आई थिंक ये तीनों चीज हमारी क्लियर हो गई है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओके सो हमें देखना है मेथड ओवरलोडिंग क्या। ओके ये इनहेरिटेंस का टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग। हाँ इनहेरिटेंस का टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग, लेकिन इसको पॉलीमॉर्फिज्म में एक अलग कॉन्सेप्ट बना दिया है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है सो देखो एक चीज समझ लो, ऊप्स कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है सो ऊप्स कॉन्सेप्ट में जो मेथड ओवर ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है देन मेथड ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग ये प्रैक्टिकल पार्ट है। सो यहाँ पे इनहेरिटेंस में भी रखा है इसको, पॉलीमॉर्फिज्म में भी रखा है। ओके सो थ्योरेटिकली देखा जाए तो इनहेरिटेंस में भी ये काम करते हैं एंड थ्योरेटिकली देखा जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म में भी ये काम करते हैं। ठीक है ओके सो बाइंडिंग देख लो, व्हाट इज बाइंडिंग। ठीक है बाइंडिंग रेफर्स टू द लिंक बिटवीन मेथड कॉल एंड द मेथड डेफिनेशन। ओके सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। ओके सो यहाँ पे एक क्लास ए है, दैट इज वॉइड m1 मेथड, है ना। system.out.println से हमने इसको प्रिंट करा दिया, दैट इज मेथड ऑफ क्लास ए।
ठीक है। एंड इसी क्लास ए का दूसरा मेथड है मेथड 2, इसी क्लास ए का, क्लास का ही है। ओके एंड ओके एंड अनदर एक क्लास बना दिया पब्लिक क्लास बाइंडिंग करके, एक क्लास है। ओके इसके अंदर मेन मेथड है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया ए का, एंड ए के रेफरेंस के थ्रू हमने दोनों मेथड को कॉल कर लिया, दैट इज बाइंडिंग। सो in this picture a1 dot method 1 calls is binding to the corresponding method 1 and a1 method 2 is called binding to the corresponding method 2. so that is क्या, ये बाइंडिंग हो गया, हमने रेफरेंस को बाइंड कर दिया। ओके मेथड के साथ बाइंड कर दिया। ओके स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, भाई ये तो हम देख ही चुके हैं ना, यहाँ पे तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम मेथड को, इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हैं, है ना, ये चीज बताने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये देख लो कि ए पॉलीमॉर्फिज्म दैट exhibits during the compilation is called static polymorphism. ओके सो कंपाइल टाइम पे, जैसे कंपाइल एग्जिबिटेड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, जैसे ही आप कंपाइल होता है उस कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है दैट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके द बिहेवियर ऑफ द मेथड इज डिसाइडेड एट द कंपाइल टाइम, क्लियर है। सो कंपाइल टाइम पे यहाँ पे पता चलता है दैट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। So hence the Java compiler binds the method calls with the method definition and body. Okay, so यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कराया था ओवरलोडिंग का, यहाँ पे एक क्लास, ओके क्लास ए। सो यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, कंसोल एंड ओके। सो यहाँ पे देखो एक क्लास ए है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है एक से हेलो करके हमने एक बनाया। ओके से हेलो छोड़ो क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। अच्छा ये देखो पब्लिक वॉइड इवनिंग। ओके यहाँ पे कितने पैरामीटर है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग मैसेज एंड इंट एज। ओके एंड अगेन इवनिंग मेथड है, देन उसके अंदर कितने हैं पैरामीटर्स, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग मैसेज। ओके देन अगेन इवनिंग मेथड है, इसके अंदर कितने पैरामीटर है, जीरो मेथड है, जीरो पैरामीटर है। सो ये तीनों मेथड जो है ना, तीनों अलग है, अलग है। ओके सो अगर मैं इन तीनों को कॉल करूं तो ये कॉल मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू कोई सा भी मेथड उठाऊंगा। सो मुझे अगर मैं 3 पैरामीटर देता हूं दैट मींस ये वाला मेथड उठा रहा हूं। अगर मैं 2 पैरामीटर दे रहा हूं तो कौन सा मेथड उठा रहा हूं, ये 2 पैरामीटर वाला मेथड उठा रहा हूं। अगर मैं कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा तो कौन सा मेथड दे रहा हूं, ये इवनिंग वाला 0 पैरामीटर वाला। सो ये चीजें कहाँ पे चेक हो रही है, ये कंपाइल टाइम पे चेक हो रही है ना, क्योंकि रन टाइम पे थोड़ी, अगर मैंने इसको रन ही नहीं किया है, ये कंपाइल टाइम पे ही चेक हो गया। लेट सपोज मैं यहाँ से एक पैरामीटर हटा दूं, गुड नाइट वाला। ओके ये हटा दिया मैंने, एक ही पैरामीटर रखा, तो एक पैरामीटर वाला कोई इवनिंग का मेथड है क्या, नहीं है। सो रन होने के से पहले ही हमको पता चल गया दैट इज यहाँ पे ये कोई जो बाइंडिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नहीं है, ये कोई मेथड बाइंडिंग नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे बाइंडिंग यूज नहीं हो रहा है। सो कंपाइल टाइम पे यहाँ पे पता चल गया दैट इज ओके। सो जैसे ही मैं इसको रन भी करता हूं, सो वी हैव एन एरर। ओके प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे एक्सेप्शन इन थ्रेडमैन, अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल ही नहीं हुआ प्रोग्राम, ठीक है। सो दैट इज क्या, ये कंपाइल टाइम पे चेक हो गया, कंपाइल टाइम पे चेक हो गया, है ना। सर कंपाइल ही नहीं हुआ तो फिर चेक कैसे हुआ, कंपाइल ही नहीं हुआ तो चेक कैसे हुआ, देखो जैसे ही हमने इसको रन किया ना, सो रन क्या होता है भाई, रन क्या होता है मुझे ये बताओ, बाइट कोड रन होता है। ये क्वेश्चन किसने किया भाई, सक्षम सर? यस सर। ओके सो रन क्या होता है भाई, बाइट कंपाइल कोड। और रन में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। म्यूट कर लो। ओके देखो ये स्टार्टिंग का ही कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि अगर मैं इसको रन कर रहा हूं, सो रन क्या होता है, रन डॉट क्लास फाइल होती है। देखो मैं अपने वर्क स्पेस में जाता हूं, ये मेरा वर्क स्पेस कहाँ पे है। ओके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्क स्पेस हमारे पास जो है, ओके सो यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस है। ओके स्क्रीन विजिबल है सबको, एंड सोर्स
ओके, सो यहाँ पे देखो जो पैकेजेस हमने बनाए, इनहेरिटेंस टू, ओवरलोडिंग एग्जांपल्स, ओवररिडन एग्जांपल्स। सो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको अगर मैं बात करता हूँ इनहेरिटेंस टू की, है ना, सो इनहेरिटेंस टू के अंदर, एक मिनट, ये सी डॉट जावा तो डायरेक्ट ही हो गया, बिन फोल्डर में जाना पड़ेगा मुझे। बिन के अंदर देखो, बिन के अंदर ये क्या है, इनहेरिटेंस टू पे बात करूं, सो ये क्या है, सी डॉट क्लास फाइल, ठीक है, सी डॉट क्लास फाइल, ये क्लास फाइल जनरेट हो गई। सो दैट इज कॉल्ड बाइट कोड, इसको बाइट कोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। सो यही रन होता है जावा के अंदर, ठीक है। सो क्या होगा कि अगर इसी बाइट कोड में एरर आ गया, इसी बाइट कोड में एरर आ गया, सो रन होगा क्या, नहीं। नहीं होगा। No, sir. तो दैट इज कंपाइल टाइम एरर। अगर बाइट कोड में एरर है आपके, सो दैट इज कंपाइल टाइम एरर, ओके। अगर बाइट कोड में एरर आ गया, सो यहाँ पे हमने ए क्लास बनाया था, ए क्लास के अंदर ये एरर आया था ना, सो इस क्लास को, ये देखो सबसे पहला चीज तो ये खुलेगा ही नहीं। अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन विथ, पर जो फाइल जनरेट होती है सर, कंपाइल टाइम पे जनरेट होती है सर। वेट, हाँ, ये कंपाइल टाइम पे जनरेट होती है। हमको देखो, ये देखो, ये किस, ये क्या है, ये बाइट कोड है, ठीक है, ये Yes, बाइट sir. कोड है, ए डॉट क्लास फाइल, ये कंपाइल टाइम पे जनरेट होगी, ये कंपाइल्ड फाइल है, दैट इज कंपाइल्ड फाइल, इट इज बाइट कोड, ओके। सो यही बाइट कोड रन Yes, sir. होता है, दैट इज बाइट कोड रन होके क्या होता है ना। सो यहाँ पे जो है, सर एग्जीक्यूट किसको कहते हैं फिर सर? ओके, देखो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं हो, हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स रन कर रहे हैं, ओके, वी आर रनिंग द Yes, sir. ओके। सो कंपाइलेशन अलग हो गया, कंपाइलेशन देखो, ये एक जो है, जो स्टार्टिंग का वीडियो है ना, आप यूट्यूब पे देख लेना, वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, सारी चीजें मैंने कवर किया है, कंपाइलेशन क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है ना, रन टाइम पे कैसे बाइट कोड होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो स्टार्टिंग के वीडियोस आप देख लो एक बार। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे ये चीज समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन किया, सो कंपाइल टाइम एरर बता दिया उसने, क्यों बताया, क्योंकि कंपाइलेशन बाइट कोड में प्रॉब्लम आ गई, उसके उसके बाइट कोड में प्रॉब्लम आ गई। सो यहाँ पे उसने बोल दिया अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, ओके। मैं इसको सही कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम अगेन पीडीएफ पे जाते हैं अपने, ठीक है। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया, मेथड ओवरलोडिंग जो है ना, मेथड ओवरलोडिंग पे ही जो बाइंडिंग हो रहा है ना, सो वहां पे बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सो कंपाइल टाइम में एरर आ रहा है उसके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। किसको, ओवरलोडिंग को, क्योंकि हमने ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखा था, है ना। सिंस बाइंडिंग इज परफॉर्म्ड एट कंपाइल टाइम, इट इज आल्सो नोन एज अर्ली बाइंडिंग। सो कंपाइल, सीधी सी बात है, कंपाइल टाइम पे चेक हो रहा है तो अर्ली पहले ही चेक हो जा रहा है। देखो ना, अगर हम एडिटर यूज कर रहे हैं, है ना, हम एडिटर यूज कर रहे हैं, आईडी यूज कर रहे हैं, इक्लिप्स आईडी, तो हमको पहले ही पता चल जा रहा है, दैट इज एरर, है ना। सो क्या बोलेंगे इसको, अर्ली बाइंडिंग बोलेंगे। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय मेथड ओवरलोडिंग इन जावा, ओके। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। सो ओवरलोडिंग वाली चीज है, जो हम ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको। सो ये एग्जांपल तो हमने देख ही लिया, ठीक है, मेथड को कैसे ओवरलोड करना है, ये एग्जांपल हमने देख लिया, ओके। अगेन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a polymorphism that is exhibited at runtime is called dynamic polymorphism, okay। so runtime पे जो चेक हो रहा है, that is dynamic, है ना, यानी कंपाइलेशन उसका हो गया, उस कोड का कंपाइलेशन हो गया अच्छे से, बाइट कोड भी बन गया, बाइट कोड में कोई एरर नहीं आया, लेकिन रन टाइम पे उसने एरर दे दिया, that is dynamic polymorphism। so in dynamic polymorphism the behavior of a method is decided at runtime, therefore the JVM, Java Virtual Machine, binds the method call with मेथड डेफिनेशन बॉडी और बॉडी एट रन टाइम, ठीक है। सो इसको देखो, एक एग्जांपल देख लो इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पब्लिक क्लास एक बाइंडिंग क्लास बनाया है, ठीक है, एंड यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट ए था ना क्लास हमारे पास, ये क्लास ए है जिसके अंदर दो मेथड है, एक मेथड ये वाला है, ओके, एंड एक ही मेथड है, ओके। सो यहाँ पे देखो, सो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया,
ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल किया। ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मेथड को कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा? भाई पेरेंट का ही मेथड कॉल होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल कर रहे हैं हम, है ना? हेलो तो सर। हाँ, सर ये फर्स्ट क्लास है सर? नहीं फर्स्ट क्लास नहीं है, काफी हम लोग हो चुके हैं आगे। ओके सर। हेलो सर। हेलो हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर ये डायनेमिक है सर, रन टाइम पर एरर बताता है। हम्म यस सर। सर ये कंपाइल टाइम पर सर क्यों नहीं बताता सर? कंपाइल टाइम पे क्यों नहीं पता था? यस सर, कंपाइलर क्यों नहीं समझ पाता सर एरर ये? देखो, कुछ एरर्स होते हैं जिसको कंपाइलर नहीं कंपाइल कर पाता, है ना? कुछ चीजें होती हैं जो कंपाइलर के हाथ में नहीं होती हैं, ओके, सो वो रन टाइम में आती हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास जेवीएम है, ठीक है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। कंपाइलर किसके अंडर होता है? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, ओके। सो हाँ, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, जेडीके में होता है। जेडीके में होता है, हाँ। तो कंपाइलर किस में होता है? जेडीके में होता है, यानी हम कोड लिख रहे हैं, है ना, प्रोग्रामर कोड लिख रहा है, सो वो जेडीके का यूज करेगा। एंड रन करते वक्त किसका यूज होता है? जेवीएम का यूज होता है, ओके, जावा वर्चुअल मशीन का यूज होता है, जो बाइट कोड को, है ना, कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड बना के एंड जेवीएम को दे देता है रन करने के लिए। सो यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइलर के पास कुछ कंपाइलर ऐसे एरर्स होते हैं जो कंपाइलर उनको कंपाइल करते वक्त नहीं कर पाता, डेट्स वाई वो रन टाइम पे चेक होते हैं, यानी जेवीएम जब उसको रन करता है तो वहां पे एरर देता है, सो वहां पे उसको बोलते हैं रन टाइम एरर, ओके। सो ये क्यों होता है? ये तो भाई जावा वालों ने बनाया है ना? कुछ प्रॉब्लम्स उनके पास भी हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है ना? सो आप लोग समझिए इसको और आप लोग सॉल्व करिए। सो हो सकता है कि रन टाइम के एरर भी आप कंपाइल टाइम पे कर दो, ओके। So therefore JVM invokes the relevant method during the runtime। एक काम करते हैं हम, जो भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक क्लास का टाइम भी हो गया, सो अभी आप लोग पूछ लेना, मैं थोड़ा ये टॉपिक क्लियर करा दूं, ओके। सो अगेन ये A2 मेथड जैसे ही कॉल हुआ, ए बी मेथड कॉल हुआ, देन ये A2 रेफरेंस से हमने मेथड कॉल किया, सो बी क्लास का मेथड कॉल किया। सो क्लास बी टाइप ऑब्जेक्ट, okay, so during the runtime actual object are used for binding. For example, a1 method call in the above picture method of actual object which a1 is pointing be called, okay। so a1 method अगर कॉल हुआ है तो किसको कॉल कर रहा है? क्लास ए को। so देखो इनहेरिटेंस पे हमने यहाँ पे देखो ये चेक किया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इस क्लास को मैं क्लोज करता हूँ, कार एंड इंजन, ओके। देखो यहाँ पे इंजन क्लास ने कार क्लास को एक्सटेंड किया, सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ई जो है ना, ऑब्जेक्ट ई इंजन का ई M2 को कॉल कर रहा है, ओके। सो ये इसको हम रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा कोड कंपाइल हो चुका है, ओके। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे इसको प्राइवेट किया है इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है, ओके। सो ऑब्जेक्ट ऑफ ई, यानी ई के रेफरेंस से, इंजन के रेफरेंस से हम M2 मेथड को कॉल कर रहे हैं। सो ये कॉल कब होगा भाई? ये कंपाइल टाइम पे कॉल, ये कंपाइल टाइम पे चेक नहीं हो रहा है भाई। कंपाइल टाइम पे तो इसने देख लिया, कंपाइल टाइम पे ये क्या देख रहा है भाई? ऑब्जेक्ट ऑफ ई है, हाँ वही है, मेथड M2 है, हाँ वही है, ठीक है, बस। अब रन टाइम पे ये चेक करेगा, सुनो, रन टाइम पे ये चेक करेगा किस मेथड को कॉल करना है, इस M2 मेथड को कॉल करना है कि इस M2 मेथड को कॉल करना है। M2 कॉल कर रहे हैं ना, M1 कॉल कर लो, ठीक है। सो रन टाइम पे क्या चेक करेगा? रन टाइम पे ये चेक करेगा कि इस M1 मेथड को कॉल करना है कि इस M1 मेथड को कॉल करना है, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज करो, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, पब्लिक वॉइड M1 एंड यहाँ पे एक इंट x दे दो, ठीक है, एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x प्रिंट करा दो, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ ई डॉट M1, ओके, एंड इसके अंदर मैं देता हूं एंड एक वैल्यू दे देता हूं 23। सो यहाँ पे क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कंपाइलर के पास गया, ठीक है,
कंपाइलर के पास गया तो इसने पूरे कोड को कंपाइल किया, मेन मेथड के पास आया, देन उसने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ ई, देन ऑब्जेक्ट ऑफ ई उसको मिल गया, कोई इशू नहीं है। देन उसने देखा M1 मेथड, ओके M1 मेथड यहाँ भी है अवेलेबल, एंड M1 मेथड क्योंकि एक्सटेंड किया है तो यहाँ पे भी वो चेक करेगा, सो यहाँ पे भी है। सो उसने चेक किया, यस वी हैव बोथ मेथड एंड दोनों सही तरीके से लिखे हुए हैं, सो उसने चेक कर लिया। देन उसने क्या किया, देन अगेन अगली लाइन पे जैसे ही उसने कंपाइल किया तो ऑब्जेक्ट ऑफ ई M1 मेथड एंड 23। सो मुझे ये बताओ कि ये मेथड के लिए क्या उसको सेकंड क्लास में चेक करने की जरूरत है? नहीं है ना। सो उसने पहले ही चेक कर लिया कि भाई ये मेथड तो M1 क्लास का है, इस क्लास का, इंजन क्लास का ये वाला मेथड है, यानी उसने कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लिया, है ना, क्योंकि इस टाइप का मेथड इसके पास है ही नहीं जिसके अंदर एक पैरामीटर है। सो दैट्स व्हाई ये कंपाइल टाइम का मेथड है। ये क्या है, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, है ना, क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए, दैट इज ओवरलोडिंग। एंड ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये ओवरराइडिंग है, ठीक है। सो कंपाइल टाइम पे ही इसने चेक कर लिया। अगर मैं इसको लेट सपोज यहाँ पे 2076 कर दूं, ओके, सो यहाँ पे जो है एरर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसने कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लिया कि इसने जो है इस टाइप का कोई मेथड प्रेजेंट ही नहीं है, ओके, इस टाइप का कोई मेथड प्रेजेंट ही नहीं है, ओके। सो देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट करो मेथड M1 को, क्रिएट मेथड M1, चेंज मेथड M1, चेंज मेथड। सो यहाँ पे इसने कंपाइल टाइम पे ही चेक कर लिया। सो दैट इज नथिंग, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कंपाइल टाइम पे जो चेक होता है दैट इज मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को चेक कर रहा है कंपाइल टाइम पे। एंड रन टाइम पे जो चेक हो रहा है दैट इज ओवरराइडिंग, क्योंकि मैं इसको रन करूंगा तभी ये पता चलेगा इस कंपाइलर, हमें तो पता है भाई, हमको पता है कि ये यही वाला कॉल होगा, लेकिन JVM को जब ही पता चलेगा जब ये रन होगा, रन होते वक्त पता चलेगा कि ये वाला मेथड कॉल होगा, कि ये वाला मेथड कॉल होगा। बस वो ये चेक कर रहा है कि कोड कंपाइल हो जाए, कोड में कोई एरर ना है। तो कंपाइल उसने कर दिया भाई, उसको दोनों चीजें मिल गई, ऑब्जेक्ट ऑफ ई भी मिल गया, है ना, एंड M1 मेथड भी मिल गया उसको। सर हमने इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया तो M1 ही कॉल होगा ना चाइल्ड क्लास का? हाँ M1 ही कॉल होगा, ओके, क्योंकि इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। सो इंजन का मेथड कॉल होगा सर M1 ओके। ओके सो एक काम करते हैं आगे, ये मैं PDF सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ओके। एंड मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग ये पढ़ना आप लोग, ठीक है। एंड ये सारी चीजें जो है मैं बता चुका हूँ, म्यूट कर लो अभी थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट का क्लास और ले लेंगे। मेथड सिग्नेचर बता चुका हूँ मैं, रिटर्न टाइप बता चुका हूँ मैं, क्लासेस बता चुका हूँ मैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, ये देखो ये भी मैंने क्लियर कर दिया ना, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ये कर चुका हूँ मैं, एसएस मॉडिफायर्स क्लियर कर दिया, आज ही किया है। एंड मेथड रिजोल्यूशन देख लो ना एक बार, थ्रोज क्लॉज, ओके। ये थ्रो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्सेप्शन थ्रोज, ये एक्सेप्शन में बताऊंगा, तो इसको ना भी पढ़ो तो कोई इशू नहीं है। मेथड रिजोल्यूशन देख लेना क्या बोलना चाह रहा है। सो पॉलीमॉर्फिज्म तो हम लोग देख ही चुके हैं, वी हैव 2 टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। सो हमको पढ़ना है कोवेरिएंट रूल्स, ओके। सो कोवेरिएंट रूल्स पढ़ेंगे। सो यहां तक आप लोग क्लियर करोगे भाई, क्योंकि ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं तो मैं ये नहीं बताऊंगा। सो आई थिंक कल की क्लास का टाइम बच जाएगा। सो कोवेरिएंट रूल बताऊंगा मैं, ओके। एंड यस सर। कोवेरिएंट रूल, मेथड हाइडिंग बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट जो मिला है हमको पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड हाइडिंग बताऊंगा मैं। सो मेथड हाइडिंग के बाद हम लोग पूरा पॉलीमॉर्फिज्म कल फिनिश हो जाएगा। सो पॉलीमॉर्फिज्म में कुछ नहीं है, सो इट इज बस थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कल ही स्टार्ट करते हैं। सो अगेन एक काम करते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों को डाउट्स हो रहे हैं, सो एक डाउट क्लास रख लें। यस सर। यस